हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही संवेदनशील विषय है, पर हम लोगों का प्रयास है कि हम हर विषय में एक समझ पैदा करें। और जब संवेदनशील विषय है तो फिर तो समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी हर साल उन मुद्दों से जरूर क्वेश्चन पूछती है जो संवेदनशील होते हैं, क्योंकि वो जानना चाहती है कि एक आप अधिकारी के तौर पे उन संवेदनशील मुद्दों के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हो। तो इसी क्रम में आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसजेंडर या एलजीबीटीक्यू समुदाय के बारे में सब कुछ, कि आखिर यह समुदाय होता क्या है, इस समुदाय के साथ अगर गलत हुआ है तो क्यों हुआ है और वो कैसे सही होगा, और क्या क्या गलत हुआ है ना, और क्या क्या उस गलती का पूरे समाज को खामियाजा भुगतना पड़ा होगा। आज हम सब कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में। अगर लंबी क्लास होगी तो ये 2 भागों में होगी, है ना, क्योंकि आप लोगों की भी एक क्षमता होती है भाई, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते फिर चाहे जो भी हो, है ना, क्योंकि हम इस विषय को बहुत अच्छे से समझना चाहेंगे, क्योंकि इसके विषय के सब समझेंगे ना तो हमें कई ऐसे डायमेंशन पता चलेंगे या कई ऐसे सोचने के तरीके पता चलेंगे कि आपके अंदर एक विशेष समझ पैदा होगी। इस टॉपिक ने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ने को मजबूर कर दिया। ये इतना इंटरेस्टिंग और इतना चीज़ें लगी यार, अभी हम कुछ जानते ही नहीं थे। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो वाकई में मुझे ऐसे लगा जैसे मैं कोई अनपढ़ हूँ अभी, है ना, या जिसको कहा जा सकता है मैं जेंडर अनपढ़ हूँ, है ना, अर्थात मुझे जेंडर के बारे में कोई समझ ही नहीं है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसजेंडर के बारे में, या जिसको भारत में हिजड़ा समुदाय या किन्नर समुदाय कहा जाता है। मेरी कुछ शैक्षिक जिम्मेदारी भी होती हैं, तो साथ में मेरी कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां भी हैं। आज मैं इस क्लास के माध्यम से अपनी सामाजिक व शैक्षिक जिम्मेदारी दोनों का निर्वहन करूंगा, और उम्मीद करूंगा कि आप भी इस क्लास को इस तरह मत पढ़िएगा कि ये मात्र क्वेश्चन के लिए है, ऐसे समझिएगा कि ये आपके पूरे दिमाग को खोल के रख दे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसे पढ़ने के पहले मैं एक बात और बता दूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में या पूरे विश्व में किसी समुदाय के साथ अगर सबसे ज़्यादा गलत हुआ है तो समुदाय कौन सा है। कई लोग उसको बोलेंगे दलित समुदाय के साथ गलत हुआ है, कई लोग बोलेंगे महिला समुदाय के साथ गलत हुआ है, तो कई लोग बोलेंगे आदिवासी समुदाय के साथ गलत हुआ है, कई बोलेंगे मुस्लिम समुदाय के साथ, कोई हिंदू बोलेगा, कोई सिख बोलेगा, कोई यहूदी बोलेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ तो यही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा अगर तक किसी के साथ गलत हुआ है तो वो है ट्रांसजेंडर समुदाय या हिजड़ा समुदाय या किन्नर समुदाय, है ना। तब भी आप देखिए ये हमेशा मुस्कुराते हैं, है ना। कई लोग कहते हैं कि ये बहुत बदतमीज होते हैं, तो उसका भी अभी आज जवाब मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कि ट्रांसजेंडर समुदाय होता क्या है, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ क्या क्या गलत हुआ और क्यों गलत हुआ, फिर हम ये समझेंगे कि ट्रांसजेंडर समुदाय के बारे में लोगों के क्या विचार हैं। एक समुदाय कहता है कि यह अपराध है, तो दूसरा समुदाय यही कहता है कि यह प्रकृति के नियमों के अनुकूल है। तो ऐसा क्या है और दोनों के कौन कौन से लॉजिक है, इनको पढ़ेंगे। फिर उसके साथ ही हम पढ़ेंगे कि इनके साथ क्या अन्याय हुआ, उसका कैसे समाधान होगा। तो आज की क्लास एक लेक्चर के स्वरूप में होगी, लिखना कम समझना ज़्यादा है। तो दिल और दिमाग, पेन पेंसिल सब खोल के बैठ जाओ और चलो चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांसजेंडर समुदाय क्या होता है। विश्वास मानिए आज आपको यह महसूस हो जाएगा कि आपको अभी जेंडर के बारे में कोई समझ ही नहीं थी, और आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है, बस आप समझते जाइए। देखिए, जन्म के समय हम क्या देखते हैं कि जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, है ना, तो उस बच्चे के हम क्या सेक्स ऑर्गन देखते हैं, है ना, जननांग देखते हैं। यदि लगता है कि उसके या तो नर होगा, है ना, या तो हम ये मान लेते हैं कि वो नर होगा, है ना, या तो वो मादा होगी। ठीक, देखिए अभी मैंने नर और मादा लिखा, और ये आप समझ लीजिए कि हर प्रजाति में होता है। जानवरों में भी नर और मादा होते हैं, जानवरों में स्त्री पुरुष नहीं होता कभी, जानवरों में भी नर और मादा होते हैं। आज मैं आपको अंतर बताऊंगा नर और पुरुष में क्या अंतर होता है ना, सेक्स और जेंडर में क्या अंतर होता है, आज सब आपको जानने को मिलेगा। और आज की क्वालिटी जो क्लास की है वो बहुत स्टैंडर्ड बुक से मैंने ली है,
है ना। मैंने जितना भी स्टैंडर्ड मटेरियल था सब पढ़ा, ताकि आपके मन में ये सवाल ना आए कि हिंदी मीडियम में मटेरियल कम है तो हमें क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती। और ना मात्र ये क्लास, मेरी कोई भी आप क्लास देख लीजिए, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि उसमें सबसे बेहतर होगा। आप कंपेयर करने के लिए फ्री हैं, आप कहीं से भी कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हम उसके सेक्स ऑर्गन देखते हैं, और सेक्स ऑर्गन देख के पता करते हैं कि या वो नर है या मादा है ना। तो हम क्या करते हैं, उसका सेक्स डिसाइड कर देते हैं बचपन में ही कि वो नर है और मादा है। फिर उम्मीद करते हैं कि यही नर पुरुष होगा, है ना, और क्या होगा, मादा यही स्त्री होगी, है ना। और फिर क्या होगा, पुरुष का स्त्री की ओर लगाव होगा और स्त्री का पुरुष की ओर लगाव होगा। इसको बोलते हैं सेक्स ओरिएंटेशन। तो पुरुष का जो सेक्स ओरिएंटेशन होगा महिलाओं की ओर होगा या स्त्री की ओर होगा, और महिला के पुरुष की ओर होगा। और यही नॉर्मल हम लोग मानते हैं, परंपरागत होता है। और पूरे समाज को सदियों से हम इसी दृष्टिकोण या इसी नज़रिए से देखते आए हैं। या तो हमने ये कहा है कि स्त्री या पुरुष, और वरना फिर कह दिया है वो अपराधी है या रोगी है ना। हमने समाज को केवल इस दो भागों में विभक्त किया। हमने केवल अभी तक जेंडर को दो भागों में समझा। तो देखिए, मैंने अभी तक सेक्स शब्द यूज किया, तो अब समझदार हूँ सेक्स और जेंडर क्या होता है ना। इसी से आपको समझ में आएगा। तो देखिए, जो बायोलॉजिकल एनाटॉमी के आधार पे होता है उसको बोलते हैं सेक्स। तो मैंने कहा था कि एक वर्ग को हम बोलते हैं नर, क्योंकि उसके पास क्या है, जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो है, ठीक है। और दूसरे को बोलते हैं मादा, क्योंकि उसके पास फीमेल सेक्स ऑर्गन है। और इस तरह हम दो प्रकार से सेक्स को डिफाइन कर देते हैं। तो ये हो गया सेक्स, ठीक है। लेकिन फिर हम इस पुरुष क्यों बोल रहे हैं, है ना। अब आप एक अंतर समझिएगा कि एक बच्चा है वो, है ना, उस बच्चे के अंदर अभी क्या विचार है। आप खुद देखिए, एक बच्चे के अंदर वो विचार नहीं होते किसी भी स्त्री के प्रति, है ना, या किसी भी पुरुष के प्रति। वो क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि वो अभी अपनी पहचान एक बच्चे के तौर पे ही समझ रहा होगा, अर्थात उसके अंदर वो हार्मोन्स अभी नहीं आ रहे जो उसको पुरुष बनाएंगे। ऐसे ही स्त्री में होता है ना, या हार्मोन्स कहिए या उसका साइकोलॉजी कहिए। ऐसे ही जो मादा बच्ची होगी वो क्या होगी, वो 4-5 साल तक क्या रहेगी, बच्ची रहेगी, ठीक है। 5 साल से के बाद उसमें चेंज आना चालू होता है ना। और 11-12 साल में वो क्या हो जाएगा, उसका स्वभाव अलग होने लगेगा, है ना। अब वो बच्ची से क्या हो रही है, अब वो बच्ची से स्त्री बन रही है। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि जो पहले वर्ड यूज कर रहा हूँ वो सेक्स है, वो क्या है, वो बायोलॉजिकल एनाटॉमी है ना। आप अंतर समझ रहे हैं कि एक बच्ची और एक स्त्री, और एक बच्चा और एक पुरुष, दोनों में एक अंतर है ना। लेकिन दोनों में बायोलॉजिकल अंतर नहीं है। दोनों में क्या अंतर है, दोनों में स्वभाव का अंतर है, दोनों में किस वर्ग के प्रति अट्रैक्शन है उसके आधार पे अंतर है ना। दोनों के नेचर में अंतर है। तो देखिए, मेरा कहने का ये मतलब है कि जो बायोलॉजिकल एनाटॉमी के आधार पर डिसाइड करते हैं उसको सेक्स बोलते हैं। लेकिन एक बच्चा जब 11-12 साल का होता है तो फिर उसको कुछ फील होगा, है ना, उसको एक अलग तरह की भावनाएं उसमें आएंगी। उसके कारण उसे ये महसूस होगा कि वो क्या है, वो पुरुष है। ऐसा होता है ना, जो पुरुष है उसे पुरुष की समझ होगी, जो स्त्री है उसको स्त्री की समझ होगी। तो इस तरह क्या होगा कि फिर उसका जेंडर डिसाइड होता है। ये होता है जेंडर, स्त्री व पुरुष, है ना। और नर और मादा क्या होता है, ये सेक्स होता है। ये थोड़ी कठिन है लेकिन समझिए इसको आप, है ना। मेरा कहने का क्या मतलब है कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो हम ये मानते हैं कि अभी वो बच्चा है और यही बाद में क्या बनेगा, पुरुष बनेगा। यही हम लोगों के दिमाग में होता है ना। अर्थात उस बच्चे में वही विकास होगा जो एक पुरुष की जरूरत हो, पुरुष को जरूरत होती है। और इसी तरह स्त्री के लिए सोचते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार हम जब कोई बच्चा पैदा होता है उसके जब सेक्स ऑर्गन देखते हैं तो उसको बोल देंगे नर। लेकिन जब वो बच्चा 10-12 साल का होगा तो उसे यह महसूस होने लगेगा कि उसको जिसको नर कहा जाता है उस तरह की उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, सॉरी, जो पुरुष कहा जाता है उस तरह की क्वालिटी नहीं है। उसके अंदर कैसी है, महिलाओं की तरह क्वालिटी है ना। और या कहा जा सकता है उसे महिलाओं की तरह उसका नेचर है। तो अब कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको कि भाई ये क्या हुआ। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि बचपन में जरूर हमने उसको क्या सेक्स दे दिया, हमने उसको सेक्स दे दिया था मेल का। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसको ये पता चला कि जो उसको अभी तक कहा जा रहा था वो नहीं था। मतलब ये भी मैं कह सकता हूँ कि उसका शरीर जो था वो क्या था, वो पुरुषों का था।
लेकिन उसका जो स्वभाव या उसकी आत्मा जो थी वो कैसी हो गई, महिलाओं की हो गई, है ना। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, इसी तरह के समुदाय को हम कहते हैं ट्रांसजेंडर, है ना। इसी तरह के समुदाय को हम कहते हैं ट्रांसजेंडर। इसीलिए देखिए ये जेंडर शब्द यूज किया है। तो मेरी बात समझ में आई, ट्रांसजेंडर क्या होते हैं, है ना, जिन्हें हम हिजड़ा समुदाय या किन्नर समुदाय कहते हैं। इसमें बहुत से लोग हैं अभी, है ना। अभी तो मैं केवल एक शब्द समझा रहा हूं, तो आपको समझ में आया कि हम जिसको जन्म में जो मान लेते थे वो भविष्य में वैसा नहीं होगा, उसको बोलेंगे ट्रांसजेंडर, है ना। अर्थात हम जिसको समझ रहे थे कि ये मेल है, लेकिन भविष्य में उसे खुद जाके पता चला कि मेरे अंदर वह स्वभाव नहीं है जो मेल के अंदर होता है ना। इसी तरह मादा के अंदर भी होगा। तो अगर मान लो कोई बच्ची पैदा होती है तो उसकी बायोलॉजिकल एनाटॉमी क्या है, महिलाओं की तरह है। लेकिन जब वो 11-12 साल की होगी तो उसको यह महसूस होने लगेगा कि भाई मेरे अंदर जो स्वभाव है वो तो महिलाओं की तरह ही नहीं है। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको भी बोलेंगे हम ट्रांसजेंडर, है ना। बस दोनों में क्या अंतर है, जब कोई बचपन में तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेल है, लेकिन भविष्य में अगर उसे यह फील होने लगता है कि वो फीमेल है तो उसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर वुमेन, है ना। क्या बोलेंगे उसको, ट्रांसजेंडर वुमेन, ठीक है। अब अगर मान लो कोई पैदा होते समय अपने आप को ये मान रहा है, अपने आप को वो नहीं, उसको समाज किस तरह से देख रहा है, समाज उसको देख रहा है कि ये महिला है ना, बच्ची है, फीमेल है। लेकिन जब वो बच्ची बड़ी होती है तो उसको ये पता चलता है कि क्या उसके अंदर पुरुषों की तरह लक्षण है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर मैन, है ना। तो अब आप बताओ कि अभी तक हम सोचते थे केवल 2 तरह के लोग होते हैं, या तो पुरुष या तो स्त्री, है ना। अभी तक हमें केवल 2 जेंडर की जानकारी थी, लेकिन अब कितने जेंडर हो गए, 4। और ये मतलब ये विज्ञान भी मान चुका है कि जो ट्रांसजेंडर मैन है और जो ट्रांसजेंडर वुमेन है ये प्रकृति के द्वारा बनाए हुए हैं, है ना। प्रकृति ने बनाया है, इनके पास विकल्प नहीं है, इन्होंने खुद को नहीं बनाया, इन्हें प्रकृति ने बनाया है। तो अब हमें 4 पता चले, है ना। अब आप ये सुनिए कि देखिए अभी तक हमारे मन में क्या रहता है, थोड़ी कंफ्यूजन हो रहा होगा लेकिन संभाल के रखिएगा, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि बचपन में देखा उसके मेल ऑर्गन है, उसको हमने सोचा ये बड़ा होकर पुरुष बनेगा, इसका स्वभाव पुरुषों की तरह होगा, है ना, और ये महिलाओं की ओर अट्रैक्ट होगा, अर्थात उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या होगा, महिलाओं के प्रति होगा। अब सवाल ये आता है कि मान लो जो नर अगर पुरुष ना बन के ट्रांसजेंडर वुमेन बना तो उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या होगा, ये भी कोई डिसाइड नहीं होता। अब मान लो इस ट्रांसजेंडर वुमेन का, है ना, जैसे मान लो यही कोई नर था, इसको बाद में पता चला कि वो ट्रांसजेंडर वुमेन है, तो अब इसको भी क्या हो सकता है, या तो इसको सामान्य महिलाओं के प्रति अट्रैक्शन हो सकता है, या तो इसको पुरुषों के प्रति भी अट्रैक्शन हो सकता है। तो यही है, अब पुरुषों के प्रति हुआ तो हम कहेंगे होमोसेक्सुअल, और होमोसेक्सुअल ट्रांसजेंडर वुमेन। अब एक समझिएगा, होमोसेक्सुअल ट्रांसजेंडर वुमेन, अगर मान लो इसका महिलाओं के प्रति ही अट्रैक्शन हुआ तो हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हेट्रोसेक्सुअल ट्रांसजेंडर वुमेन। अब आप बताओ, फिर 2 भागों में बट गए। अभी तक हम सोच रहे थे 2 जेंडर होते हैं, फिर हमने 4 बताए, फिर हमने 2 और जोड़ दिए, तो अब टोटल 6 जेंडर हो गए, है ना। इसी तरह यहां भी 2 जोड़ लोगे तो 8 जेंडर हो जाएंगे। अभी सोचिए, अब कुछ क्या होता है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं वो ना तो मादा की तरह होते हैं ना नर की तरह होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं इंटरसेक्स, ठीक। एक ये भी देखिए नया जेंडर आया, ठीक है। तो 8 के बाद 9 हो गए, है ना। तो इस तरह बहुत से जेंडर होते हैं। अभी तक हम लोगों ने केवल 2 ही जेंडर के बारे में सामान्यतः जानकारी ली थी, इसलिए हमें 2 जेंडर लगते थे, पर वाकई जेंडर 30 से ज़्यादा तरह के होते हैं, है ना। अब उसके बारे में चर्चा करने का भी समय नहीं है और ना उसके कोई हमारे लिए रिलेवेंस है। बस आप इतना समझिए कि स्त्री व पुरुष के अलावा भी एक अन्य लैंगिक समुदाय होता है जिसको सामान्यतः भारतीय भाषा में हिजड़ा, किन्नर या शिव शक्ति कहा जाता है। उसको ट्रांसजेंडर समुदाय भी कह सकते हो या उसको LGBTQ समुदाय भी कह सकते हो।
इतनी भाषाओं में उसको जाना जाता है। बस मेरा कहने का यहाँ ये मतलब था कि आपको 3 बातें पता होना चाहिए कि एक होता है सेक्स, जो उसके बायोलॉजिकल एनाटॉमी के आधार पे होता है। दूसरा होता है जेंडर। जेंडर क्या होता है? उसके स्वभाव के आधार पे, है ना। और वो अपने बारे में क्या सोच रहा है। जैसे मान लो मैं जब पैदा हुआ होगा तो मेरे जो बायोलॉजिकल एनाटॉमी थी वो मेल की तरह थी, लेकिन मुझे आज फीलिंग हो रहा है कि मुझे जो समानता जिसे पुरुष कहा जाता है वैसे फील हो रहा है, तो मुझे पुरुष कहूँगा, है ना। और मेरा सेक्सुअल ओरिएंटेशन महिलाओं के प्रति होगा, ठीक। लेकिन ये तीनों अलग अलग हो सकता है। मान लो मैं पैदा हुआ था तो मुझे को मेल कहा गया, लेकिन मान लीजिए मेरा स्वभाव ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि ये जो मेल जिसको बोलते हैं उस तरह तो मेरा स्वभाव नहीं है, अर्थात मैं अपने आप को मेल नहीं मान रहा, मेरी आत्मा मेरी रूह मेल वाली नहीं है, तो मैं क्या हो जाऊंगा? मैं ट्रांसजेंडर वुमेन हो जाऊंगा। तो इसलिए आप समझ, और फिर इसके बाद भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी अलग अलग हो सकता है ना। तो मेरी आज की क्लास बहुत ध्यान से और बहुत संवेदनशील होकर समझिएगा, है ना। मैं ऐसे लोगों से उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि वो समझेंगे जो खुद को होशियार समझते हैं, क्योंकि उनको कोई नहीं समझा सकता। और याद रखिएगा कि जो खुद को होशियार समझता है वो शायद सबसे बड़ा मूर्ख होता है, और जो सबको खुद को मूर्ख समझता है वो सबसे बड़ा होशियार होता है। आज तक विश्व में जो सबसे समझदार व्यक्ति था वो यही कहा करता था, मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है कि मुझे कुछ नहीं आता। अब आप बताइएगा ये शख्स कौन था? प्लेटो, अरस्तु या सिकंदर? 3 में ऑप्शन में बताइएगा कौन सा था। तो इस तरह मैंने आपको ये बताया। अभी तक हम लोग क्या करते थे? हम लोग अभी तक केवल 2 समुदाय को मानते थे, या तो पुरुष होगा या तो स्त्री होगा। उसके अलावा ये कह देते थे कि इसके अलावा अगर कोई दूसरे तरह के लोग हैं तो अपराध है। चलिए अब मान के चलते हैं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो पहले रोमन साम्राज्य था। एक इतिहास बता रहा हूं, इतिहास के द्वारा आपको सब समझ में आ जाएगा। तो जो रोमन साम्राज्य था इसमें राजा होता था, ठीक। और ये बहुत महत्वपूर्ण या बहुत ताकतवर साम्राज्य था। जब ये साम्राज्य था तो राजा बहुत ताकतवर होता था, और जब राजा ताकतवर होता था तो उस समय चर्च का या धर्म का प्रभाव कम था। उस समय चर्च का या धर्म का प्रभाव कम था। अगर मान लो कोई एक देश है तो या तो वहाँ धर्म का प्रभाव होगा, अर्थात जो धार्मिक संस्था है उसका जो हेड है उसका प्रभाव होगा, या तो वहाँ जो राजनीतिक संस्था है उसका जो हेड है उसका प्रभाव होगा। तो जब तक रोमन साम्राज्य था तो राजा का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता था और धर्म का प्रभाव बहुत कम होता था। फिर क्या हुआ कि रोमन साम्राज्य खत्म हो गया और धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा, ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा, और धर्म ने कह दिया कि केवल जेंडर 2 होते हैं, मेल व फीमेल, है ना। वही सेक्स भी और वही जेंडर, और उसके अलावा कोई भी है वो क्या है? वो अप्राकृतिक है ना। अप्राकृतिक कह दिया उसे। क्या कहा? कि ये गलत है, अनैतिक है ना। इन्होंने कह दिया कि 2 तरह के बस जेंडर होते हैं, और सब सामान्य वही बात कहेगी, या तो स्त्री होगा या तो पुरुष होगा। स्त्री का पुरुष के प्रति लगाव होगा, पुरुष का स्त्री के प्रति लगाव होगा। अगर इसके अलावा कुछ और भी हुआ तो सब अप्राकृतिक होगा। ये मान लिया, ठीक है। तो धर्म ने यह मान्यता फैला दी। अब धर्म का उस समय क्या स्वीकार्यता थी आप जानते ही थे। और फिर आपको पता होगा कि फिर पुनर्जागरण काल तक केवल धर्म का ही प्रभाव था, जिसको हम क्या बोलते थे? डार्क एज, है ना। और समाज किसको मानता था? धर्म को मानता था, है ना। तो मैंने क्या आपको बताया? मैंने बताया कि धर्म ने इसको गलत मान लिया, है ना। और याद रखिए मैं इसलिए बोल रहा था कि ये LGBTQ समुदाय को, जिसको अपराध या हम लोग क्या बीमारी मानते थे, ये रोमन साम्राज्य के टाइम आराम से इसको मान्यता प्राप्त थी, क्योंकि उस समय राजा था, राजा थोड़ी तार्किक। लेकिन धर्म ने क्या कहा? इसको टोटली बैन कर दिया, है ना। अब समझिएगा आप इसको कैसे। तो धर्म ने इसको बैन किया, धर्म के आधार पे इसको समाज में भी अपराध मानने लगे, समाज में भी इसको अपराध मानने लगे। अब ठीक है, केवल 2 तरीके से देखा जाएगा बस, स्त्री या पुरुष, और स्त्री का पुरुष के प्रति लगाव व पुरुष का स्त्री के प्रति लगाव, है ना। ये एक फिनोमिना मान लिया कि जिस लड़के का मेल ऑर्गन, मतलब जिस लड़का कह रहा हूँ, जिस भी बच्चे का मेल ऑर्गन होगा वो भविष्य में पुरुष ही होगा और उसका महिलाओं के प्रति लगाव होगा। यही एक धारणा थी बस, है ना। और ऐसी ही स्त्रियों के संदर्भ में भी थी। पर मैंने आपको बताया कि सब कुछ अलग अलग हो सकता है। तो अब देखिए कि समाज ने इसको अपराध मान लिया, ठीक। और
पुनर्जागरण के बाद बहुत सी चीज़ों में सुधार हुआ, है ना। फिर हम समझे कि धर्म ने कई बातें बताई थी वो सब गलत थी। फिर धर्म का प्रभाव कम हुआ, राजतंत्र खत्म हुआ, लोकतंत्र आया। तो क्या आया? लोकतंत्र आया फिर, है ना। पर आपको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र में क्या होता है। लोकतंत्र में जो बहुसंख्यक लोग हैं उसकी मान्यताओं को माना जाता है ना। जो संख्या में ज़्यादा लोग होते हैं उसी की बात को माना जाता है, क्योंकि लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? जनता का शासन, ठीक है, जनता का शासन, है ना। अर्थात चुनाव होते हैं तो आपको पता होगा कि चुनाव भाई कौन जीतेगा? जो बहुसंख्यक होंगे, जिनकी संख्या ज़्यादा होगी। अब जिनकी संख्या ज़्यादा होगी वही लोग तो चुनाव जीतेंगे। और चूंकि आपको पता है कि समाज पे किसका असर था? धर्म का, है ना। और समाज इतनी जल्दी नहीं बदलता। आज भी हम लोग समाज में, आज भी हमारा समाज उन बातों को मान रहा है जो वैदिक काल के समय की बातें थी, है ना। आज भी हमारा समाज उन बातों को मान रहा है जो सिंधु घाटी के समय की बातें थी। तो समाज इतनी जल्दी नहीं बदलता। तो समाज अभी भी उसी तरह था। समाज अभी भी क्या मानता था? समाज का एक जो बहुत बड़ा वर्ग था, या कहिए पूरा समाज, वही मानता था कि या तो स्त्री या तो पुरुष, बाकी सब अपराध या अप्राकृतिक, है ना। और धर्म क्या कहता था कि ये सब अप्राकृतिक हैं और समाज के नुकसान करेगा, इसको भगवान ने बैन किया हुआ है तो हम भी इसको नहीं मानेंगे। ये अगर करेंगे तो कयामत के दिन भगवान हमसे क्या कहेगा कि तुमने अपराध किया है, इसीलिए हमें खुद भी नहीं करना और समाज में भी नहीं ये सब करने देना। तो समाज में ये सब स्वीकार्यता थी नहीं, बिल्कुल, ठीक है। फिर लोकतंत्र आया, जनता का शासन आया, तो कई चीज़ें तो सुधरी, पर सुधरी वही होंगी जो बहुसंख्यक चाहते थे। लेकिन आपको पता होगा कि जो LGBTQ समुदाय है वो तो गिने चुने मात्र कुछ लोग हैं, है ना। तो उनकी कौन सुनेगा? इसीलिए लोकतंत्र में भी इनकी नहीं सुनी गई। हाँ, लोकतंत्र में कई सुधार हुए, जैसे महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। तो ये लोकतंत्र ने क्या किया? क्योंकि महिलाएं 48% थी, 50% थी, तो उनको अधिकार मिला। लेकिन किन्नर समुदाय या हिजड़ा समुदाय कुछ लोगों का मात्र होता है, तो इनको कभी जनता में आवाज़ ही नहीं मिली, इनकी कोई आवाज़ नहीं बनी, इनके बारे में किसी ने कुछ कहा नहीं। तो ये हमेशा क्या रहे? समाज में एक वंचित समुदाय रहा। अब आगे की बात सुनिए, ये इतना वंचित समुदाय था कि इसको अपनी पहचान भी नहीं कभी मिली, है ना। अब आप लोगों में कोई इनका दर्द नहीं अभी समझ पा रहे होंगे, क्योंकि कहा जाता है ना कि भाई दर्द वही समझता है जो उस पीड़ा से गुजरता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, मान लो किसी लड़के का ब्रेकअप हो जाए, है ना, तो उसका दर्द उसके पिताजी नहीं कभी समझेंगे। पिताजी तो यही कहेंगे अरे पढ़ने आए थे कि ये सब करने आए थे, अच्छा हुआ, है ना। क्यों? क्योंकि पिताजी तो सब महसूस नहीं कर रहे ना। क्योंकि पिताजी की मान लो अरेंज मैरिज हुई होगी, तो पिताजी ने तो सब महसूस नहीं किया। तो भाई आप किसी का दर्द कभी नहीं महसूस कर सकते। कहा जाता है ना कि पीर पराई कोई नहीं जानता। तो वैसे ही इस समुदाय का क्या दर्द होगा शायद आप लोग महसूस ना कर पाओ, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, आप महसूस करो, है ना। इस समुदाय को कभी कोई पहचान नहीं मिली। इन्हें या तो कहा गया स्त्री हो या तो पुरुष हो, है ना। और जब स्त्री पुरुष इनको कहा जाएगा, अब मुझे एक बात बताओ, मेरा नाम योगेश है ना, और इस कोचिंग संस्था का नाम STD91 है। लेकिन अगर मुझे कोई दूसरे नाम से बुलाए, है ना, जैसे मान लो कोई मुझे कहे STD91, तो एक दो बार सुन लूंगा, फिर मुझे गुस्सा आएगी। क्यों? क्योंकि मेरा नाम मेरी पहचान है, उसी के लिए मैं तो कर रहा हूं। अगर मुझे कोई पहचानेगा ही नहीं तो मैं कितना टेंशन में आ जाऊंगा, गुस्सा आ जाऊंगा, मारने लगूंगा किसी को। अगर मान लो कि मेरे को एक कोई कह दे कि तुम इंसान नहीं तुम जानवर हो, तो मैं कहूँगा यार मेरी इंसान के तौर पे पहचान है। कोई कह देगा कि तुम स्त्री हो, तो मैं कहूँगा मेरी पहचान पुरुष के तौर पे है ना। कोई कहेगा तुम पाकिस्तानी हो, तो मैं कहूँगा मेरी पहचान भारतीय है। अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपकी कोई पहचान से आपको अलग बुलाता है तो आपको गुस्सा आता है ना। जब आपकी पहचान को कोई मान्यता नहीं देता तो आपको गुस्सा आता है। आप एक शादी में जाओ, कोई आपको देखे नहीं, 4-5 लोग, अर्थात आपको कोई पहचान नहीं रहा, फिर आपके ऊपर कितना बुरा लगेगा। आपको इतना फील होगा अरे यार इतनी बेइज्जती। सब कोई किसके लिए मर रहा है? पहचान के लिए। अरे आजकल जो व्हाट्सएप सोशल मीडिया है सब पहचान पे आधारित है। तो पहचान कितनी बड़ी चीज होती है आप बताओ। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी सीकर। हर आदमी की इच्छा होती है कि उसकी एक पहचान हो।
आप आईएएस बन रहे हो, आप पीसीएस बन रहे हो, तो क्यों बन रहे हो? अपनी पहचान को ही बढ़ाना चाह रहे हो कि जहां जाओ आपको सब पहचानने लगे। तो पहचान की बहुत बड़ी साइकोलॉजी होती है। अगर आपको कह दें कि आप पूरे काम करिए, पूरे रात दिन सालों भर, लेकिन आपका कोई नाम नहीं जानेगा, आपका चेहरा किसी को नहीं पता होगा, तो आप कभी कोई काम करोगे? नहीं करोगे। आप कभी मोटिवेट ही नहीं होगे, क्योंकि आपकी पहचान ही नहीं है कोई, है ना। तो एक आदमी के लिए पहचान कितनी बड़ी चीज होती है, ये आप समझिए, है ना। कई लोग खुदकुशी क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उन्हें यह लगता है कि उनकी पहचान बदनाम हो गई, है ना। अब मुझे लोग क्या कहेंगे, मतलब मेरे नाम को लोग क्या कहेंगे। तो पहचान बहुत बड़ी चीज होती है। अब आप सोचिए, एक समुदाय को सदियों से पहचान ही नहीं मिल रही, है ना, उनको कोई इंसान ही नहीं मान रहा। अब बताइए, सबसे बड़ी पहचान जो इंसान की होती है वही नहीं उनको मिल रहा, तो उनके ऊपर क्या दुख बीत रही होगी, ये आप महसूस करो। भाई, हम उसको पुरुष कह रहे हैं, हम उसको स्त्री कह रहे हैं, जबकि वो ना पुरुष है ना स्त्री है, वो तो इनसे अलग है। और अभी हमने उसको माना ही नहीं, साथ में हमने क्या कह दिया कि ये अपराध है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इस तरह कई बार कहा, तो उसको खुद महसूस होने लगेगा कि यार मैं गलत हूं क्या। अब मान लो कोई लड़का अच्छा काम करता है, ठीक है, और उसे सब कोई कहे कि तुम गलत हो, गलत हो, तो उसको कुछ दिन बाद यही महसूस होने लगेगा, यार मैं गलत हूं क्या, और वो खुद को खत्म कर लेगा, खुदकुशी कर लेगा। ऐसे ही कई ट्रांसजेंडर व्यक्ति या ट्रांसजेंडर जो पुरुष है, ट्रांसजेंडर वुमेन है, वो खुदकुशी कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। एक मूवी है अलीगढ़, वो देखिएगा, अलीगढ़ मूवी में देखिएगा कैसे इस समुदाय के साथ गलत होता है। बहुत शानदार मूवी है मनोज बाजपेयी की, जरूर देखिएगा, फिर आपको महसूस होगा कि एक के ऊपर क्या बीतती है ना। वो मानव था, वो पुरुष था, वो एक, उसके अंदर भी वही लक्षण थे जो मानव के अंदर होते हैं, पर क्या उसको इतना समाज ने गलत फील करा दिया कि वो गिल्ट फील करने लगा। उसे ये लगा कि मेरे अंदर जो लक्षण है, जो मैं कर रहा हूं, क्या वो गलत है क्या। अब मान लो एक पुरुष का अगर स्त्री की ओर अट्रैक्शन होता है, वो नेचुरल है, तो भाई उसके अंदर वो चीज़ नहीं है ना, उसका दूसरा स्वभाव है, उसको प्रकृति ने दिया है। लेकिन जब वो पुरुष के प्रति अट्रैक्ट होगा और उसको समाज क्या कहेगा, तुम गलत हो, गलत हो, तो उसे ये लगने लगेगा कि शायद मेरे ही अंदर कोई कमी है ना, मेरे ही अंदर कोई अपराध हुआ है। तो खुद को अपराध बोध से इतना ग्रसित कर लेगा कि वो अवसाद में चला जाएगा, या यहाँ कहिए कि वो मर तक जाते हैं, खुद सुसाइड कर लेते हैं। उनके ऊपर क्या कष्ट बीतता होगा। अभी तो मैंने आपको व्यक्तिगत बताया, फिर देखिए उनको उनका परिवार कभी एक्सेप्ट नहीं करता, है ना, क्योंकि परिवार किससे डरता है, समाज से। अरे आप सोचो कि एक परिवार अरेंज मैरिज की जगह लव मैरिज नहीं कर देते ताकि समाज क्या कहेगा, तो ट्रांसजेंडर को लेकर उसके मन में क्या होगा। अगर उसे जिस दिन ये पता चलता है ना कि मेरे घर में जो लड़का हुआ वो सामान्य पुरुष या सामान्य महिला, मतलब सामान्य का मतलब उसकी मानसिकता के अनुसार कह रहा हूँ, है ना, जो परिवार है, जो रूढ़िगत परिवार है, वो क्या कहेगा, ये तो सामान्य पुरुष की तरह नहीं है, सामान्य महिला की तरह नहीं है, तो क्या करेगा, या तो उसको मार देगा, या तो उसको घर से निकाल देगा, और उसको समाज में कोई जगह नहीं मिलेगी। फिर क्या है, फिर वो जब उसको परिवार ने नहीं रखा, समाज ने नहीं रखा, तो उसको क्या कोई एजुकेशन मिलेगी क्या। आपको लगता है कि आपके स्कूल या कॉलेज में कोई ऐसा व्यक्ति पढ़ सकता है जिसका ये नेचर हो। मैं पहले की बात कर रहा हूँ, आज से 10-15 साल पहले की सोचिएगा। आज तो कुछ मान्यताएं मिली हुई हैं, लेकिन 10-15 साल पहले उसे कोई एजुकेशन नहीं मिलती थी, है ना। अर्थात अगर कोई व्यक्ति मान लो स्त्री या पुरुष नहीं पैदा हुआ, तीसरे जेंडर के साथ पैदा हुआ है, तो उसको समाज में शिक्षा नहीं मिलेगी। अब आप बताओ, जब उसको एजुकेशन नहीं मिलेगी तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी, है ना, कोई उसके पास आर्थिक साधन नहीं होगा, फिर वही लोग रोड में भीख मांगते हैं, है ना। आप देखते हो ट्रेन में उस समुदाय को, तो फिर कहते हो यार तुम्हारा कोई काम नहीं है क्या। जैसे मैं कई बार देखता हूँ, ये मैंने घटना देखा कि मैं मेट्रो में जा रहा था, दिल्ली मेट्रो में, तो वहाँ पर एक ट्रांसजेंडर समुदाय का आया, उसने पैसा मांगा, तो एक लड़की ने उसको बहुत बुरी तरीके से बोला कि क्या कर रहे हो तुम, पैसा मांगते रहते हो, ऐसा नहीं कि तुम कुछ कमा लो। तो उस जो महिला ट्रांसजेंडर था उसने बताया कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा हूँ, है ना, और बहुत अच्छे उसके नंबर थे, तब भी उसको किसी ने नौकरी नहीं दी। तो क्या करे, उसकी गलती है कि समाज की गलती है। ये समाज की गलती है कि समाज ने उसको स्वीकार नहीं किया। उसको तो भगवान ने या प्रकृति नहीं बनाया है ना, लेकिन समाज उसको स्वीकार नहीं कर रहा, तो उसकी क्या गलती है। क्या वो अपने मन से ये समुदाय में पैदा हुआ था क्या, नहीं ना। लेकिन उसको आप ही नौकरी नहीं दे रहा है, आप ही शिक्षा नहीं दे रहे, परिवार उसको जगह नहीं दे रहा, तो क्या करेगा वो, फिर बदतमीजी तो करेगा ही,
आप उम्मीद करते हो कि आप एक वर्ग को हमेशा गाली दो, एक वर्ग को हमेशा समाज से बाहर निकाल के रखो और वो वर्ग आपके साथ अच्छे से बात करे, है ना। इसीलिए अधिकतर देखोगे जो हिजड़ा या किन्नर समुदाय होता है उनके अंदर एक आक्रोश होता है ना, इसीलिए बदतमीजी से बात करते हैं और उनकी जो बदतमीजी है उनका गुस्सा है। और आपको ये बात समझना होगा कि उस समुदाय के साथ कितना गलत हुआ। कभी मान लो एक व्यक्ति के तौर पे मेरे साथ गलत हो, मुझे शिक्षा ना मिले, मुझे समाज ना मिले, मुझे परिवार से बाहर निकाल दिया जाए, तो क्या मैं अच्छे से बात करूंगा? या तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, या तो फिर मैं सोचूंगा कि मेरे जैसे और कोई हो तो मैं एक समुदाय बनाऊंगा। इसीलिए हिजड़ा समुदाय या किन्नर समुदाय क्या होता है, एक अलग समुदाय बना लेता है, उनका एक अलग कल्चर होता है और उसी कल्चर को फॉलो करते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये बाकी समाज के लिए अच्छा है ना? वो तो दुखी है, वो तो वंचित है, वो तो कष्ट में है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरे समुदाय के लिए भी गलत है। अभी मैंने देखिए ये नहीं बताया आपको कि ऐसा क्यों उनके साथ हो रहा था, इसको अभी सुनने के लिए थोड़ी इंतजार करिए। अभी मैंने आपको ये बताया कि उनके साथ क्या क्या गलत होता है। एक मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था तो उसमें यह देख रहा था कि एक ट्रांसजेंडर वुमेन, अर्थात जो पैदा तो पुरुष की तरह हुआ था, लेकिन उसको क्या स्वभाव ये पता चला 11-12 साल में कि वो महिला है अंदर से, नेचर से, है ना। तो उसने ये कहा, उसकी मैं स्टोरी देख रहा था तो उसने कहा कि मैं 11-12 साल से जेल में बंद हूँ, है ना। अब जब वो 23-24 साल का हो गया, लेकिन अपनी वास्तविक पहचान नहीं बता पा रहा समाज में उसे पुरुष की तरह ही रहना है, उसी की तरह एक्टिंग करनी है। तो बताइए कोई व्यक्ति 12-12 साल एक्टिंग कर लेगा, है ना। वो डरता है समाज से कि मेरी असली पहचान जान जाएगा तो शायद मुझे समाज बहिष्कृत कर दे। तो वो क्या कर रहा है, वो अपनी आत्मा को मार के जी रहा है, क्योंकि उसकी आत्मा तो महिला की है ना, वो बाहर आ नहीं पा रही। बाहर तो उसका केवल पुरुष वर्ग ही आ पा रहा है, जो उसे समाज जिस दृष्टिकोण से देख रहा है। तो क्या किया, वो अपने आप को जैसा समाज चाहता है वैसे दिखा रहा है। जैसे मान लो कोई मुझसे कहे कि तुम हमेशा बाल हटा के रहोगे, बाल नहीं रहेंगे, है ना, तो मैं हमेशा गंजा रहूंगा, मान लो टकला, तो क्या मैं खुशी पूर्वक रहूंगा? क्या नहीं ना, मेरे अंदर आक्रोश होगा, मुझे ऐसे लगेगा जैसे मैं जेल में बंद हूं, है ना। तो ऐसे ही ये किन्नर समुदाय, हिजड़ा समुदाय या LGBTQ हजारों साल से जेल में बंद है, जो अपनी तरीके से जिंदगी नहीं जी पा रहा। अब आपको थोड़ी बहुत अगर महसूस हो गया होगा कि उनके साथ कितना गलत हुआ है, तो शायद मुझे थोड़ी सुकून मिलेगा। अब वो समुदाय हमेशा फील करता है कि मैं जेल में बंद हूं, क्योंकि वो अपने अनुसार जी ही नहीं पा रहा। जेल में कोई व्यक्ति अपने अनुसार नहीं जीता, जेल के नियमों के अनुसार जीता है। ऐसे ही ट्रांसजेंडर समुदाय का कोई व्यक्ति समाज में ऐसे जी रहा है जैसे समाज उसके लिए जेल है। तो यहां तक मैंने आपको यह बताया कि ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ क्या क्या हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा उनके साथ क्यों हुआ, है ना। आखिर धर्म ने किस आधार पर कह दिया कि यह गलत है, और फिर हम बात करेंगे कि जिस आधार पे धर्म ने कहा था क्या वो सही है या वो गलत है, क्योंकि शुरुआत धर्म से हुई थी। तो देखिए धर्म ने क्या कहा, धर्म ने ये कहा कि हर काम जो ईश्वर करता है ना, वो एक उद्देश्य के साथ करता है। उसने कहा कि ईश्वर जो करता है, ठीक है, वो उद्देश्य के साथ करता है ना। क्योंकि ईश्वर क्या है, ईश्वर कोई साधारण इंसान नहीं कि बिना उद्देश्य के काम करे, या कोई फालतू आदमी नहीं है। ईश्वर इतना समझदार है कि बिना उद्देश्य के कोई काम ही नहीं करता। जैसे हम लोगों में कहा जाता है ना, जो सबसे समझदार लड़का होता है, अरे यार ये बड़ा समझदार है, ये कोई बिना मतलब का काम नहीं करेगा। तो ईश्वर तो सबसे समझदार है, तो ईश्वर का तो कोई काम बिना उद्देश्य के होता ही नहीं होगा। तो कहा कि ईश्वर का हर काम उद्देश्य का होता है। तो ईश्वर ने दो लोगों को बनाया, स्त्री व पुरुष को, स्त्री व पुरुष को बनाया। और स्त्री पुरुष को क्यों बनाया, कि इनका उद्देश्य था कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाएंगे, अर्थात बच्चे पैदा होंगे तो समाज चलेगा, है ना, बच्चे पैदा होंगे तो समाज चलेगा। तो इन्होंने कहा कि जो स्त्री और पुरुष आपस में अट्रैक्शन करते हैं तो उनका उद्देश्य होता है बच्चे पैदा करना, है ना। और चूंकि एक उद्देश्य है इसलिए स्त्री प्राकृतिक है और पुरुष प्राकृतिक है। पर चूंकि ट्रांसजेंडर बच्चे नहीं पैदा कर सकते इसलिए ये प्राकृतिक नहीं है, है ना। क्योंकि ट्रांसजेंडर का कोई उद्देश्य नहीं होता इसलिए ये प्राकृतिक नहीं है। और ये अप्राकृतिक है, अर्थात गैर सामाजिक होगा। जो प्रकृति ने नहीं बनाया अगर वो करोगे, या जो प्रकृति के अनुसार नहीं है वो करोगे तो समाज खराब हो जाएगा, इसलिए इसको बैन कर दिया।
है ना। फिर क्या ये कह सकते हो, एक आप तर्क और दे सकते हो कि समाज में मात्र सामान्यतः लोग क्या होते हैं, स्त्री व पुरुष होते हैं। अगर एक व दो लोग भी किन्नर होंगे तो भाई वो गलत ही होंगे, है ना, क्योंकि सामान्यतः ऐसा नहीं होता। तो आप एक संख्या के आधार पे भी कह सकते हो कि संख्या के आधार पे भी किन्नर समुदाय को मान्यता नहीं दी जा सकती। ऐसा हो सकता है, दो समुदाय, दो बात पे हो गई, है ना। या आप ये भी कह सकते हो कि धर्म में कहा गया है ना, तो इनको अप्राकृतिक माना जाए, है ना। ये तीन तर्क हैं और इन्हीं तीन तर्क के आधार पे जो कुछ लोग कह रहे हैं वो इसको अपराध घोषित करते हैं। आज भी इसको लगभग 70 देश अपराध मानते हैं, 72 देश इसको अपराध मानते हैं। जैसे ईरान में अगर कोई इस तरह की कार्य करते पाया गया तो उसको सबके सामने मारा जाएगा, है ना, क्योंकि ये मानते हैं कि धर्म ने जब इसको अपराध कहा है तो ये अपराध है। पर मेरा एक सवाल आपसे है, सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कहां से, धर्म से शुरू करता हूं, फिर ईश्वर वाली बात पे आऊंगा, फिर संख्या के आधार पे कहूंगा। तो मुझे एक बात ये बताइए कि धर्म ने कहा था क्या कि स्त्री और पुरुष समान होते हैं? धर्म तो यही कहता है ना कि स्त्री पुरुष की तुलना में महत्वपूर्ण नहीं होती, है ना। कई ऐसे धर्म है ना। साथ में आप ये बताओ कि धर्म किसने लिखा है? धर्म लिखा है पुरुष वर्ग ने, है ना। कोई भी जो भी धार्मिक ग्रंथ है उसका जो लेखक है वो क्या है, पुरुष है ना। कहा कुछ भी जाए कि इसको किसी के विचार आए थे, कोई इसको कहने आया था, लेकिन लिखता तो कोई पुरुष ही है ना। जब पुरुष कोई ग्रंथ लिखेगा, जब पुरुष कुछ बातें लिखेगा, तो मुझे आप ये बताइए वो किसको सबसे ज़्यादा महत्व देगा, है ना। वो किसको देगा? वो पुरुष को ही महत्व देगा, महिलाओं को उससे कम महत्व देगा, और जिसको वो जानता ही नहीं है तो उसको तो बिल्कुल नहीं महत्व देगा। तो इसीलिए क्या कहा उसने, जो लिखा होगा उसने क्या किया, उसने पुरुष को पहले रखा, स्त्री को बाद में रखा, और ट्रांसजेंडर को कोई वैल्यू ही नहीं दी। अगर मान लो कोई स्त्री धर्म ग्रंथ लिखेगी तो स्त्री को पहले रखेगी, पुरुष को बाद में रखेगी, या समझदार हुई अगर मान लो तो स्त्री पुरुष को बराबर रख देगी, है ना। और ज़्यादा समझदार हुई तो तीनों को। लेकिन क्या होगा, सामान्यता क्या होगा, सामान्यता अगर एक स्त्री धर्म लिखती तो पहले स्त्री को महत्व देती, फिर पुरुष को महत्व देती, और फिर ट्रांसजेंडर को देती या नहीं देती एक अलग मैटर। आप एक बात अपने आप से सोचिए, अगर मैं कहूं कि मुझे अपने दोस्तों के बारे में वर्णन करना है जिसमें मैं भी शामिल होऊंगा, तो मैं सबसे ज़्यादा किसको अच्छा कहूँगा? अपने आप को कहूँगा ना, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ, ये ह्यूमन नेचर होता है। तो जब पुरुष समुदाय या बहुसंख्यक समुदाय ने धार्मिक परंपराएं या धार्मिक ग्रंथ लिखी हैं तो उस अल्पसंख्यक समुदाय को तो बदनाम किया ही जाएगा, उसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। पहली बात धर्म की ये हो गई। दूसरा, धर्म का आप मुझे एक बात बताओ कि धर्म जो कहता है वो सही होता है क्या? धर्म तो ये भी कहता था कि सूर्य चारों ओर चक्कर लगा रहा, पृथ्वी केंद्र में है ना। धर्म तो ये कहता था कि कई बीमारियां किस कारण होती हैं, भगवान के नाराज होने से, है ना। जो ये भूकंप आता है किस कारण होता है, भगवान के नाराज होने से। तो आप तो आज ये समझ गए कि धर्म पूरी तरह से गलत था। तो अगर धर्म को आज मान रहे हो और धर्म के आधार पे कह रहे हो कि ये समुदाय अप्राकृतिक है, तो भाई फिर ये भी मान लो कि भूकंप भी आज भी ईश्वर ला रहा है ना। तो जब आप एक तरफ ये जानते हो कि धर्म की बहुत सारी बातें गलत थी, तो ये भी आज आपको मानना पड़ेगा कि ये प्राकृतिक है, अप्राकृतिक नहीं है ना। मेरी बात आपको समझ आ रही? तो मैंने धर्म वाला उनका पॉइंट ऑफ व्यू पूरी तरह से खारिज कर दिया है ना। अब चलते हैं संख्या में, है ना। सामान्यतः बहुसंख्यक लोग पुरुष या स्त्री होते हैं, इसलिए वही सही है, बाकी सब असामान्य है ना। तो ये बात सही है क्या? आप मुझे बताओ कि संख्या से सही व गलत डिसाइड होता है क्या, है ना। जो चीज़ सही है वो सही होगी, अगर वो एक भी है तब भी सही है। 1000 अंधेरा हो लेकिन दिया जब एक जलता है तो पूरी रोशनी करता है ना। तो जो गलत है वो गलत होता है, चाहे लाखों की संख्या में लोग हों। एक समय सती प्रथा को केवल एक आदमी राजा राम मोहन राय ने गलत कहा था, बाकी संख्या इसको सही बोल रही थी। तो क्या ये कहोगे क्या कि भीड़ जो कहती है वही सही है? अगर भीड़ की बात सही होती तो आज भी सती प्रथा हो रही होती, है ना। तो फिर मेरी बात सुनिए कि एक व्यक्ति अगर कहेगा वो सही है तो सही होगा, भीड़ चाहे जो भी कहे, है ना। तो सही जो होता है वो सही गलत पे नहीं निर्भर करता। जैसे मैं अभी खड़ा रहूं और मैं बोलूं सूर्य को देखकर कि ये रात है, पूरी भीड़ बोले रात है, लेकिन वो रात नहीं होगी, वो दिन ही रहेगा, क्योंकि सत्य हम नहीं बदल सकते। सत्य संख्या पे आधारित नहीं होता, सत्य अपने आप में सत्य होता है, आज नहीं तो कल उसको स्वीकार करना ही आपको पड़ेगा। तो
तो मेरी बात समझ में आई। तो संख्या के आधार पे हम नहीं डिसाइड कर सकते। अगर मान लो एक बगीचा है, उसमें सब फूल एक तरह के हैं, ठीक है, और एक फूल कोई अलग है, तो क्या जो आप फूल अलग है तो उसको आप ये बोल दोगे वो फूल नहीं है, क्योंकि वो संख्या में एक है? आप बताओ, नहीं ना, वो तो और अच्छा फूल माना जाएगा कि भाई ये तो बहुत कम होते हैं। तो वैसे ही हमारे समाज में अगर स्त्री पुरुष हैं तो एक वर्ग जो कम संख्या में भी है, लेकिन है तो मनुष्य ही, है तो मानव ही, जैसे फूल की तुलना की, तो ये वाला तर्क भी खारिज हो गया। अब चलते हैं ईश्वर के पास, कि ईश्वर ने जो भी बनाया है उसका एक उद्देश्य होता है। तो भाई आप ये बताओ, क्या हर स्त्री व हर पुरुष में बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है? बहुत से ऐसे पुरुष हैं जिसमें बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं है, तो क्या ये ईश्वर गलती कर गया था, है ना? या कई ऐसी स्त्री हैं जिसमें बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं है। साथ में अगर हर चीज एक उद्देश्य से होती है तो एक रिश्ता होता है दोस्ती का, उसका कोई उद्देश्य होता है क्या? वो तो फिर स्वार्थ हो गया, है ना? तो हर चीज का उद्देश्य नहीं होता, कुछ चीजें निरुद्देश्य होती हैं। प्रकृति की आधी चीजें जो आ रही हैं, सूर्य, चंद्रमा, ये सब निरुद्देश्य है, बस चलते हैं, एक साइकिल में चल रहे हैं, है ना? कि कोई उसका रोज नया उद्देश्य होता है। हाँ, अब साहित्यिक भाषा में आप देने को तर्क कुछ भी दे सकते हो, जैसे पंखा चलता है ना, तो चलता रहता है, आप कमरे में हो या ना हो, उसका उद्देश्य आपको हवा करना नहीं है, उसका उद्देश्य बस ये है कि चल रहा है तो चल रहा है बिना उद्देश्य के, है ना? ऐसे ही प्रकृति चल रही है, आप हो या नहीं हो, सूर्य रोज उतने टाइम आएगा, है ना? तो प्रकृति में हर चीज उद्देश्य पूर्ण नहीं है। मैंने बेसिक जो आप कह रहे हो कि बच्चा अगर पैदा करना उद्देश्य है, तो कई स्त्री और कई पुरुष में बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं होती। इस आधार पे तो आप नहीं खंडन कर सकते। चलिए, तो मैंने यहाँ आपको ये बता दिया कि जिसको हम अप्राकृतिक, अनैतिक, है ना, असामाजिक कह के अभी तक वंचित बनाए थे, वो तर्कों के द्वारा खंडित हो चुका है ना? अब समाज क्या है? तर्क पे चल रहा है, धर्म पे नहीं। तो अब समाज को उसको स्वीकार करना होगा। साथ में मैं एक और अगर लॉजिक दूं तो ये बताइए, अगर मैं इसको ये बोल दूं कि ये एक प्रकार का अपराध है, तो ये बताइए अगर ये अप्राकृतिक है तो जानवरों में तो नहीं होना चाहिए, है ना भाई? अगर कहा जाए कि जो LGBTQ होता है वो अपराध है क्योंकि वो अपने मन से कर रहे हैं, ऐसे थे नहीं, वो बीमारी है ना, उनका विकल्प है, वो चाह ले तो सही भी हो सकते हैं। तो मुझे आप ये बताओ कि जानवरों में भी तो ये होता है। ऐसी कई जानवर की प्रजाति हैं, शेर, चिंपैंजी, बतख, जिनमें समलैंगिकता होती है ना? समलैंगिकता समझ रहे हैं ना, जब समान सेक्स वाले या समान जेंडर वाले एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हों, जिसको अभी तक हम अपराध मान रहे थे, है ना? तो मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझिएगा कि समलैंगिकता जानवरों में भी होती है ना? तो ये बताइए, क्या जानवर भी अब अप्राकृतिक हैं, वो बीमार हैं? नहीं ना। अगर वो कर रहे हैं तो क्या प्रकृति ने ही बनाया होगा इस तरह? तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अभी तक जो हो रहा था वो इनके साथ गलत हो रहा था। अगर किसी के पास कोई तर्क हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक, तो चलिए, अगर इनके साथ अपराध में देखा जाए तो अपराध तो इनके साथ ऐसा हुआ था कि उनको राज्य ने भी मान्यताएं नहीं दी थी। इनके साथ अपराध हुआ है, ये अपराधी नहीं है। राज्य अभी तक क्या कोई भी फॉर्म भरते रहे हो तो या तो स्त्री या तो पुरुष, हाँ, थर्ड जेंडर नहीं रहा कोई। तो आप तो कह रहे हैं कि ये राज्य की गलती है ना? ये अपराधी नहीं है, इनके साथ शोषण हुआ है अभी तक। जैसे दलितों के साथ शोषण हुआ तो उनको न्याय मिला, मजदूरों के साथ शोषण हुआ तो उनको न्याय मिला, है ना? जिस वर्ग के साथ भी शोषण हुआ उसको न्याय दिया। तो अब इस समुदाय की बारी है, इसको न्याय मिलना चाहिए, जिसको कहेंगे जेंडर जस्टिस, है ना? अभी तक हम क्या करते थे कि जेंडर जस्टिस का मतलब होता है महिलाओं को बस अधिकार मिले, क्योंकि हमें लगता था दो ही जेंडर होते हैं, या तो पुरुष या तो महिला। क्योंकि महिला के साथ गलत हो रहा है इसलिए कहते थे कि जेंडर जस्टिस के नाम पे महिला के साथ अन्याय न हो। लेकिन अब कई सारे जेंडर हैं, सबके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं अपनी बात को कंक्लूड करूं तो यही कहूंगा कि अभी तक जो लोग इस समुदाय को असामान्य मानते थे तो शायद उनकी सोच असामान्य है, वो असामान्य नहीं थे। जैसे एक बहुत बड़ी ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट लक्ष्मी त्रिपाठी हैं,
तो लक्ष्मी त्रिपाठी जी से एक ने पूछा कि आप बताइए आपको ऐसा कब फील हुआ कि आप एबनॉर्मल हैं। तो उसने हंस के बोला कि मैं एबनॉर्मल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कभी ये ना फील हुआ और ना मैं हूँ, ये आपको फील होता है क्योंकि आप एबनॉर्मल हो, आपकी सोच एबनॉर्मल है ना। जैसे हम लोग अभी तक इसको समझते ही नहीं थे, और चूंकि हमें अगर जानकारी नहीं है किसी चीज़ की तो हम क्या उसको गलत बना देंगे, ऐसा नहीं ना। हमारा ज्ञान कम था, हमें जेंडर लिटरेसी नहीं थी, या ये कहें कि अभी हम लैंगिक रूप से अनपढ़ थे। और मैं शायद कुछ दिन जब आपको लेक्चर बनाने की सोचा तब मैंने इतना अच्छे से पढ़ा, नहीं तो मुझे लगता था कि स्त्री पुरुष या थर्ड जेंडर। तो जब मैंने पढ़ा तो मैं पाया कि 30 से ज़्यादा तरह के जेंडर होते हैं और कैसे इनके साथ क्या क्या समस्याएं होती होंगी। तो चलिए, क्लास लंबी हो चुकी थी, नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि इस समुदाय के साथ कैसे राज्य सही करे, भारत सरकार उसके साथ क्या कर रही है अभी, है ना, कितना सही किया है, और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो धन्यवाद।